स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अभी हम एडिसन डिजीज़ डिस्कस करेंगे। तो एडिसन डिजीज़ हमारे पास जिस हार्मोन्स की कमी की वजह से अकर होती है वो हम अभी इस स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है 4 सेमेस्टर के, जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2, ठीक है, बीसेन के। तो ये हमारे पास एंडोक्राइन स्टार्ट हुआ है, उसमें पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो अपलोड किया हुआ है। फिर इसके बाद और डिजीज़ भी, ये हम एडिसन डिजीज़ अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप कम्युनिटी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो प्लीज़ उसको विज़िट कर ले और हमें सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर, तो एडिसन डिजीज़ की जो डिस्क्रिप्शन है, तो देखिए ये केम्यू की जो है मेन स्लाइड्स है, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है, उसकी जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको वो पॉइंट आउट करा रहा हूँ, ठीक है। तो एडिसन डिजीज़ इज़ अ क्रोनिक एड्रीनल डिफिशिएंसी, ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकल जो इनसफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली काज बाय द ऑटो इम्यूनियम डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखें हमारे पास क्या है कि ये सबसे पहले ये कि ये ऑटो इम्यूनियम डिजीज़ है, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, ठीक है, कि एडिसन डिजीज़ ऑटो इम्यूनियम है। मीन जो आपकी ख़ुद की जो बॉडी की क्या होती है, सेल्स होती है, वो आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो मतलब एबनॉर्मल क्या हो जाती है कि ट्यूमर वगैरह या इसी तरीके से इफ़ेक्ट हो के आपकी जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर उससे जो हार्मोन प्रोड्यूस होती है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है, एल्डोस्टेरॉन, और जो कॉर्टिसोल होती है, फिर वो प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये जब एड्रीनल ग्लैंड की हार्मोन होती है उसकी जब डिफिशिएंसी आ जाती है तो उसकी वजह से एडिसन डिजीज़ काज होती है। अदर पॉइंट को देखें तो हमारे पास है कि अदर काजेज ऑफ एड्रीनल इनसफिशिएंसी इंक्लूड द फंगल इन्फेक्शन। अगर कोई पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हुआ हो तो उसकी वजह से भी हो सकती है। And insufficient disease such as tuberculosis, hemorrhage, metastatic disease, rarely therapy with drugs such as ketoconazole, ठीक है। पीनायोटोन जो है ये भी हमारे पास क्या है कि ड्रग्स है, कीटोकोनाजोल, ठीक है, जो फंगल ड्रग्स वगैरह। तो उसकी अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा क्या है ड्रग्स वगैरह की यूजेस करा रहा हो, ठीक है, फंगल ड्रग्स हुई, इसी तरीके से और रिफाम्पिसिन या सडनली जो विड्रॉल ऑफ द स्टेरॉयड थेरेपी, ठीक है। तो ये सब की वजह से वो बता रही है कि काज इज़ एडिसन डिजीज़ का यही है कि अगर एड्रीनल ग्लैंड सही तरीके से हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करा रहा हो, जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है और कार्टिसोल है। दूसरा ये है कि अगर ट्यूबरकुलोसिस एक पर्सन को हुआ हो तो उसकी वजह से फिर मसला हो सकती है। अगर एक पर्सन को हेमरेजिक या मेटास्टेटिक डिजीज़, ऐसा डिजीज़ जो कि कैंसर वगैरह एक दूसरी जगह से वो आ जाती है और आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है एक पेशेंट्स की वो इफ़ेक्ट करा रहती है, तो उसकी वजह से फिर एड्रीनल जो हार्मोन होती है सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होते। या दूसरी है कि सर्जिकली रिमूवल ऑफ द बोथ एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसने सर्जरी के थ्रू जो है वो दोनों ग्लैंड को रिमूव किया हो, या इसी तरीके से अगर एन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, अगर क्या है कि जो HIV है, अगर एक पर्सन को HIV वगैरह है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है तो इफ़ेक्ट हो सकती है, समझ गए स्टूडेंट। फिर हमारे पास क्या है कि जो एडिसन डिजीज़ लीड टू एम्पेयर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एडिसन डिजीज़ की वजह से फिर आपकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो एम्पेयर्ड हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और इसे कि इनएबिलिटी टू मेंटेन अ नॉर्मल ग्लूकोज लेवल एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो फिर ये तो एडिसन डिजीज़ जब अकर होती है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाती है, और जब मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से फिर अपना नॉर्मल ग्लूकोज लेवल सही तरीके से मेंटेन नहीं करा रहा है, ठीक है। तो वो जब अपना ग्लूकोज मेंटेन नहीं करते तो फिर इसकी वजह से बॉडी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंसेस आ जाती है, समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि जो प्राइमरी इनसफिशिएंसी होती, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइमरी इनसफिशिएंसी रिजल्ट फ्रॉम लो लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सेकेंडरी तो प्राइमरी इनसफिशिएंसी का मकसद ये है कि ये प्राइमरी काज का वो बता रहा है कि प्राइमरी काज अगर एक डिज़ीज़ का हम स्टडी करते हैं ना, तो वो प्राइमरी काज ये होगी जो आपकी ख़ुद की जो एड्रीनल ग्लैंड होगी। जब एड्रीनल ग्लैंड
उसके काबिल नहीं होती कि वो आपको मिनरलोकार्टिकाइड या ग्लूकोकार्टिकाइड की सिक्रीशन करा ले। तो ये कौन सा काज हो गया? प्राइमरी काज हो गया। अगर सेकेंडरी काज की हम बात करते हैं ना, तो सेकेंडरी काज में किया कौन से रीजन इफेक्ट होती है? इनसफिशेंसी रिजल्ट फ्राम इनएडिक्वेट पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ कार्टिकोस्ट्रोपिन। ठीक है, तो जब पिट्यूटरी सिक्रीशन सही तरीके से नहीं होती ना, तो फिर किस इसकी वजह से जो है उसको हम सेकेंडरी काज कहेंगे। ठीक है, तो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी को याद रखना है। प्राइमरी जो खुद जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ख़राब हो जाती है और प्रोडक्शन नहीं कराती। ठीक है, और दूसरी यही कि सेकेंडरी इनसफिशिएंसी उसको कहते हैं जो कि पिट्यूटरी ख़राब हो जाती है। लैक ऑफ कॉर्टिसोल मीन ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है, तो ग्लूकोकार्टिकॉइड को हम दूसरा नाम कॉर्टिसोल कहते हैं। तो इस डिजीज़ में आपने याद रखना है कि कॉर्टिसोल की जो लेवल होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ख़त्म हो जाती है। डिमिनिश ग्लूकोन्यूजेनेसिस, डिक्रीज लेवर ग्लाइकोजन एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन। तो जब कार्टिसोल कम हो जाती है तो कार्टिसोल की वजह से ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाती है, और जब ग्रोथ हार्मोन और कार्टिसोल कम होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपके बॉडी में जो मतलब ग्लाइकोजन वगैरह होती है, ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि जो सेंसिटिविटीज़ हो, ठीक है, तो हमारे पास वो चीज़ें फिर डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, और जो पेरिफेरल में जो इंसुलिन ग्लूकोज आपके पेरिफेरल में सेल को अंदर करते हैं, फिर वो कैपेबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये है कि हमारे पास जो लैक ऑफ अल्डोस्टेरॉन हो जाती है, तो जब मिनरलोकार्टिकॉइड कम हो जाती है तो उसको मतलब अल्डोस्टेरॉन और मिनरलोकार्टिकॉइड ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो डिक्रीज़ जो क्या है कि डिक्रीज़ द बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट सोडियम, पोटाशियम एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, तो फिर ये एबिलिटी भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, जो सोडियम पोटाशियम वगैरह की बैलेंसेस होती है, क्योंकि अल्डोस्टेरॉन की ख़राब मसला आ जाती है। क्योंकि अल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, ये नॉर्मली हमारे बॉडी में सोडियम को रिएब्जॉर्व कराता है। ठीक है, तो फिर ये ख़त्म हो जाती है। फिर है कि लो लेवल ऑफ एंड्रोजन जो होती है, एफर्ट लिबिडो एंड मेस्टुलर साइकिल एंड देयर डिस्ट्रक्शन। फिर जब लो लेवल ऑफ एंड्रोजन भी मतलब क्या होंगी, कम हो जाती है, क्योंकि ये 3 हार्मोन है। मिनरलोकार्टिकॉइड को दूसरा नाम हम अल्डोस्टेरॉन कहते हैं, जो ग्लूकोकार्टिकॉइड है उसको हम दूसरा नाम कॉर्टिसोल कहते हैं, और जो एंड्रोजन है 6 हार्मोन जो है, फिर इसकी इनसफिशिएंसी आ जाती है। जब ये 6 हार्मोन एंड्रोजन की डिफिशिएंसी आ जाती है तो फिर इंसान की जो सेक्स की जो डिज़ायर होती है या फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सब चीज़ें जो है फिर डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज कॉर्टिसोल इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। आपको पता है ना, जो हार्मोन हमारे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं वो हमारे पास कॉर्टिसोल होती है। तो ये फिर क्या होती है, इस स्ट्रेस को मैनेजमेंट के लिए जो है वो कार्टिसोल होना चाहिए। पेशेंट विद जो कार्टिसोल होती है इनसफिशिएंसी कैन विथस्टैंड सर्जिकली स्ट्रेस, ट्रामा और इन्फेक्शन। ठीक है, तो एक इस कार्टिसोल की फिर एक पेशेंट को तो क्या होती है, जब उसको सर्जिकली वगैरह प्रोसीजर करते हैं ना, तो डायरेक्टली जो है उसकी जो कार्टिसोल होती है उसकी इनसफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह में आ जाती है। तो फिर हम उसको क्या देते हैं, तो जब क्या बाहर से वगैरह हम दे देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। फिर क्या है कि हमारे पास जो साइन सिम्टम है, तो साइन सिम्टम ये है कि एडिसन डिजीज़ तो आपने जान लिया कि हमारे पास जब एड्रिनल ग्लैंड से जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस होती है, जब उसकी कमी आ जाती है तो उसकी वजह से फिर मसला क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि द पेशेंट में है हिस्ट्री ऑफ फैटिग, मसल वीकनेस एंड वेट लॉस। ठीक है, तो मसल वीकनेस इसी वजह से आ जाएंगे कि उसकी जो प्रोटीन होती है उसकी ब्रेकडाउन पर क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। और मतलब ये है कि आपको जितने भी पोटाशियम होती है, पोटाशियम नॉर्मली जो मसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो आपको पता है कि इसकी वजह से पोटाशियम और जो सोडियम होती है उसकी रेगुलेशन में भी मसला आ जाती है। तो ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है ये क्या होती है, और क्या है कि अपोजिट हो जाती है, मतलब उलट हो जाती है, तो उसकी वजह से मसल वीकनेस और फैटिग आ जाती है। फिर क्या है कि द स्किन हैज़ म्यूकस मेम्ब्रेन में अफेयर ब्रोजन्स फ्रॉम इंक्रीज लेवल ऑफ जो मेलानोसाइट्स होती है या इम्यूनो मोडुलेटिंग
जो हार्मोन होती है, ठीक है, मतलब जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है उसकी बॉडी में, और फिर उसकी बॉडी पे जो है वो क्या कि रेड्स वगैरह जो है स्पॉट्स ब्रोजन आ जाती है, ठीक है, जगह जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लैक ब्लैक डाट आ जाती है, क्योंकि मेलानोसाइट्स आपके कलरेशन के लिए होती है, ठीक है। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस लूप से रिलीज़ होती है? पिट्यूटरी के जो मिडल लूप होती है, ठीक है, और मोस्टली हम शुमार नहीं करते, लेकिन मिडल लूप से एमएसएच हार्मोन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर जीआई जो इफ़ेक्ट होती है ना, जो जीआई में इंक्लूड एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, तो ये सब चीज़ें फिर जीआईटी पे जो इफ़ेक्ट करते हैं ना, तो उसकी जो मोटिलिटी होती है वो फिर ज़्यादा हो जाती है। और ये क्या होते हैं, तो इसकी वजह से फिर उसकी जो सही तरीक़े से ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, उसको मतलब दिल भी ख़राब होगी, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह भी आ जाएंगे और डायरिया, ठीक है। फिर क्या है कि देखिए हमारे पास की अदर इफ़ेक्ट में इंक्लूड डिहाइड्रेशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखिए इंक्लूड होती है उसकी अदर इफ़ेक्ट में कि डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन इसलिए होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसकी बॉडी से निकलेगी, तो जब ज़्यादा वाटर निकलेगी तो उसके साथ सोडियम वगैरह ये चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट भी कम होंगे, ठीक है। फिर हाइपरकैलेमिया इसीलिए कि आप जो पर्सन एडिसन डिजीज़ में मुब्तला होती है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा तन होती है, ठीक है, पतला होती है, क्योंकि उसके बॉडी जो सोडियम है और वाटर है वो निकल रहे हैं, ठीक है, और जो पोटाशियम है वो उसके बॉडी में रिटेन होती है। और जो हाइपोग्लाइसीमिया आ जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया इसी वजह से आते हैं कि उसकी बॉडी तो ग्लूकोज नहीं बना रहा है ना, जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस होती है वो फिर स्टॉप हो जाती है। और जो हाइपोनेट्रीमिया इसीलिए आते हैं कि जो ज़्यादा सी सोडियम होती है वो एक्सक्रीट करते हैं। जो हाइपोटेंशन होती है, तो हाइपोटेंशन मीन जो उसकी बीपी की लेवल होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है। एंड लॉस ऑफ जो एक्सिलरी एंड एक्सट्रीमिटी प्यूबिक हेयर होती है वो सब चीज़ें लॉस हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जो हेयर जो होती है, तो ये मोस्टली जो एंड्रोजेनिक हार्मोन होती है, वो जब एंड्रोजन हार्मोन ख़राब हो जाती है तो फिर हेयर जो ग्रोथ होती है वो भी ख़राब हो जाती है, समझ गए। तो फिर हम ये स्टडी करेंगे कि एडिसन डिजीज़ हम किसी तरीके से जो है डायग्नोस करेंगे, मीन मालूम करेंगे, और उसके लिए कौन से ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट में शो लो लेवल ऑफ प्लाज्मा एंड यूरिन कॉर्टिसोल एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ द प्लाज्मा कॉर्टिकोट्रोपिन एज वेल एज द हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो और इसी तरीके से ये सब जो साइंस सिम्टम होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के प्लाज्मा में जो है या यूरिन में जो है कॉर्टिसोल की लेवल ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं होती, लो होती है, इसीलिए कि ये उस ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है जो ग्लैंड इफेक्ट हुआ होती है। और जब ग्लैंड इफेक्ट हुआ तो फिर कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज़ हुई? नहीं रिलीज़ होगी ना, उसकी वजह से प्लाज्मा और यूरिन और इस तरीके में मतलब जो कॉर्टिसोल की लेवल होती है वो कम होती है। और इसी तरीके से जो कॉर्टिकोट्रोपिन होती है, मीन जो ACTH होती है, वो ज़्यादा होंगे। ज़्यादा इसलिए होंगे कि वो तो पिट्यूटरी से सही सीक्रेट होती है, लेकिन उसकी जो ग्लैंड है वो ग्लैंड ख़राब होती है। तो उस ग्लैंड जब ख़राब होती है तो ब्लड में एडिसन डिजीज़ की जो कंडीशन होती है उसमें ब्लड प्लाज्मा में जो कॉर्टिकोट्रोपिन मीन ACTH की हार्मोन की लेवल होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो लेवल होती है कॉर्टिसोल की वो कम होती है। और इसमें ये तो हमने पहले डिटेल से बताया कि हाइपरकैलेमिया आती है, हाइपोनेट्रीमिया आती है, ल्यूकोसाइटोसिस होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो जो वाइट ब्लड सेल होती है उसकी फॉर्मेशन होती है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसी वजह से कि उसकी जो ब्लड में जो लेवल होती है किस चीज़ के, जो सोडियम वो लॉस हो जाती है, और अंदर जो है पोटाशियम वो ओनली रह जाती है। दूसरी जो डायग्नोसिस के लिए हम करवाएंगे ना, तो इन कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग टेस्ट जो है, तो प्लाज्मा कॉर्टिकोट्रोपिन लेवल में नॉट इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू IV कॉर्टिकोट्रोपिन, ठीक है। तो फिर हम ये टेस्ट करेंगे। अगर फिर दूसरी टेस्ट हम ये करेंगे कि उसको जो है IV जो है कॉर्टिकोट्रोपिन दे देते हैं, और देखेंगे कि उसकी जो कॉर्टिसोल की लेवल होती है वो इंक्रीज़ होती है कि नहीं, ठीक है। अगर इंक्रीज़ हो गया तो फिर ठीक है, क्योंकि ये पिट्यूटरी का मसला है। अगर उस तरीके से मतलब जो कॉर्टिसोल होती है
उसकी रिस्पांस और ज़्यादा नहीं हुई तो फिर मसला किस चीज़ के, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो फिर हमारे पास आपने क्या करना है कि ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड जो एंट्रा कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती, ठीक है, और इसी तरह जो कार्टिसोन होती है, इट इज़ गिवन इनटू 2 डेली डोजेस। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टेबलेट्स होती है, उसकी डोजेस हम उनको प्रिपेयर कर लेते हैं कि यूजुअली ऑन अराइजिंग इन एट 6 PM। ठीक है, जो शाम के 6 बजे होते हैं ना, तो उसके टाइम पे ये डोज हम दे देते हैं ताकि ज़्यादा कार्टिसोल की लेवल आ जाए। ठीक है, तो टू मिमिक द बॉडी डायरनल वेरिएशन। ठीक है, तो वो आपको पता है कि जो हमारे हार्मोन होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो वो डायरनल अपना रिदम मेंटेन करते हैं। मतलब वो रात के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जब मतलब 12 से लेके सुबह की जो मतलब 5 बजे होते हैं ना, तो उस टाइम तक वो उसकी लेवल कार्टिसोल की लेवल बहुत लो होती है। लो इसीलिए होती है कि इंसान क्यों स्लीपिंग मूड में होती है। फिर जब इंसान अर्ली मतलब उठेगा ना, तो मॉर्निंग के टाइम पे कार्टिसोल की लेवल फिर वो दोबारा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंसान पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस वगैरह आ जाती है। तो डोज आर इंक्रीज। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। तो डोज आर इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रेस। तो जब एक इंसान को स्ट्रेस होगी तो स्ट्रेस की बिना पे उसको डोज भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपना मैनेजमेंट सही तरीके से करवाया जाए। ठीक, फिर हमारे पास क्या है कि जो ट्रीटमेंट आल्सो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि जो मैनेजमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट आल्सो इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ एड्रिनल क्राइसिस विच में डेवलप इन आफ्टर ट्रामा एंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो ट्रामा एंड इन्फेक्शन के बाद फिर उसको जो क्राइसिस आती है ना, तो उससे भी उसको भी बचाना है। ठीक है, ताकि एड्रिनल जो है वो और कॉम्प्लिकेशन में ना चला जाए उसकी बॉडी। ठीक है, और जीआई जो है जीआईटी अपसेट पर, ठीक है, उससे भी बचना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या है कि प्रिवेंशन रिक्वायर्ड कंसिस्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी विदाउट एब्रॉप विड्रावल। आपने ऐसा करना है कि अगर कोई भी मेडिकेशन आप यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि आप 1 और 2 मंथ जो है वो यूज़ करते हैं और फिर डायरेक्टली वो सब के सब मेडिकेशन क्या कर विड्रा कर लें। नहीं, आपने ट्रैप्टेड विड्रा करना है। ट्रैप्टेड का मतलब ये है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता उस डोज को कम करना है। अगर आप 3 टेबलेट लेते हो, फिर आपने 2 लेना है, फिर इसी तरीके से मंथ के बाद 1 लेना है। ठीक है, तो आपने विड्रा डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से फिर क्राइसिस बन जाती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ क्राइसिस रिक्वायर्ड इमीडिएटली रिप्लेसमेंट ऑफ सोडियम वाटर एंड कार्टिसोन। ठीक है, तो ये सब जो मिनरल होती है ना, तो फिर आपने इसको अच्छी तरीके से उसको जो रिक्वायर्ड होती है वो देना है, ज़्यादा नहीं देना है। अगर वो आपने सोडियम वाटर या किसी तरीके से कार्टिसोन या कार्टिसोल, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने अगर ज़्यादा उसको दे दी तो फिर मसले क्रिएट हो सकते हैं कि कार्डिक की और मसले। ठीक है, फिर क्या है कि जो एड्रिनल हेमरेज होती है ना आफ्टर जो सेप्टिसीमिया इज़ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिसन डिजीज़। ठीक है, तो जब एड्रिनल हेमरेज हो जाती है, मीन जो एड्रिनल के अंदर जितने भी मतलब वेसल्स वगैरह है, उसमें जब ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है ना, तो फिर इसके बाद सेप्टिसीमिया बन जाए। सेप्टिसीमिया का मकसद ये है कि जो क्लाट वगैरह होती है ना, वो आपके बॉडी में या बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर क्या है वो हेमरेज जो कि ऑब्स्ट्रक्शन काज करा रही है, वो आपके ब्लड में जो सर्कुलेट हो जाती है, तो ये आपकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा करती है। क्योंकि आपको कार्डिक ये ब्लड कहाँ चलेगा, कार्डिक में, हार्ट में चलेगा। जब हार्ट में वो चलेगा तो जो वो कंट्रैक्ट करेगा, तो वो कंट्रैक्ट होने के टाइम पे वो ब्लॉक वगैरह हो सकती है। जब वो ब्लॉक होगी तो फिर क्या है कि हाँ, लोग कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ। ठीक है, तो ये वो बोलस होती है, वो मतलब हेमरेज होती है, ऑब्स्ट्रक्शन वाली चीज़ होती है जो कि आपकी हार्ट को ब्लॉक करते हैं और फिर इंसान क्या कि वो ख़त्म हो जाएगी। इट ट्रीटेड विद एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक एंटीबायोटिक देते हैं, इसी वजह से उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा है। एन IV वेसोप्रेसर, ठीक है, तो वो जो IV ADH होती है ना, तो वो भी हमने देना है, क्योंकि एडिसन डिजीज़ में उसकी जो ब्लड की लेवल होती है उसमें हाइपरटेंशन भी कास होती है, लेकिन मोस्टली जो होती है वो हाइपोटेंशन कास होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और जो सोडियम होती है इंसान से बाहर चले जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो पोटाशियम की लेवल होती है वो आपके बॉडी में रहेगी। ठीक है, तो
IV जो है वे सुप्रेसर भी देते हैं, मीन IDH, ठीक है। एंड मासिव डोजेज आप स्टीरॉयड, तो स्टीरॉयड भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो इम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होती है वो ख़त्म हो जाए, और ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टीरॉयड भी लेते हैं। फिर हम लास्ट में उसकी जो इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन हम कौन कौन सी उस डिज़ीज़ पर्सन के लिए करवाएंगे जो पेशेंट है, ठीक है। तो मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ एड्रीनल क्राइसिस, तो उसकी जो साइन सिम्टम थी जो हमने पहले पढ़ा कि हाइपोरकिलीमिया हो जाती है और हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, तो ये सब उसकी साइन सिम्टम होती है, वो हमने असेस करना है। सच इज़ फ्यूर हो गया, वो भी असेस करना है। टेम्परेचर, चेंज इन GI जो फंक्शन है, विच में अल्टर ड्रग्स जो एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कि अगर जो GIT है उसकी फंक्शन तो ख़राब नहीं करते जो ड्रग्स हम उसको देते, या GIT में कोई मसला तो नहीं है, जो हम ड्रग देते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो डिक्रीज सोडियम एंड कॉर्टिसोल लेवल विद इंक्रीज पोटेशियम लेवल, ठीक है, तो ये भी चेक करना है साइन सिम्टम की उसकी जो, ठीक है, तो ये सब आपने चेक करना है। विच में सिग्नल एन impending क्राइसिस, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन, हेडेक्स एंड हाइपोटेंशन, नाजिया, सेवियर फैटिग, टेकिकार्डिया एंड कन्फ्यूजन, तो ये सब चीज़ें जो टेकिकार्डिया, आपकी हार्ट जो है वो ज़्यादा कार्डिक आउटपुट करेगा, कन्फ्यूजन कास होंगी, और इसी तरीके से जो है आपकी नोज़िया, हाइपोटेंशन, ये सब चीज़ें आती है, हेडेक्स, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो आपने ये सब को मॉनिटर करना है, ठीक है, ताकि और कॉम्प्लिकेशन में आपकी जो पेशेंट है वो ना चला जाए। इंश्योर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द मेडिकेशन शेड्यूल टू प्रिवेंट क्राइसिस, ठीक है, तो फिर उस पर्सन के लिए आपने जो स्ट्रिक्ट रूल बनाना है ताकि मेडिकेशन जिस टाइम उसको रिकमेंडेड हुआ है उस टाइम पे ही लेना है, ठीक है, उससे आगे पीछे नहीं करना है। फिर क्या है कि डिक्रीज़ एनवायरमेंटल स्ट्रेसर एज सच एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो उसकी जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है, अगर फाइनेंशियल हो, कोई फैमिली की तरफ से हो या स्टडी के हवाले से हो, ठीक है, तो ये सब क्राइसिस जो है आपने कोशिश करना है एज ए नर्स कि उसको डिक्रीज़ किया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरवेंशन हो गया, हमारा एज ए नर्स एक एक्शन हो गया। फिर ये कि टीच द पेशेंट and his family how to prevent complication of Addison disease by न्यू मीटिंग अ डोज ऑफ मेडिकेशन, नोटिफाई, ठीक है, तो नोटिफाई क्या किसको नोटिफाई करना है, प्रैक्टिशनर। इफ़ द पेशेंट कैन नॉट टेक द मेडिकेशन, अवॉइडिंग अनड्यू टू स्ट्रेस एंड वेयरिंग मेडिकल आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट ऐसा हो कि वो जो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कराना हो और वो नहीं ले रहा हो, तो फिर आपने फिजिशियन को, जो प्रैक्टिशनर होती है, डॉक्टर होती है, उसको इन्फॉर्म करना है कि ये पेशेंट इसी तरीके से बिहेव कराता है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, उसकी जो स्ट्रेस होती है तो वो मेडिकेशन आपने, और आप सबसे पहले उस जो स्ट्रेस की वजह से वो मेडिकेशन नहीं ले रहा है, तो फिर आपने उस स्ट्रेस को ख़त्म करना है, ठीक है, कि इंस्ट्रक्ट द पेशेंट and his family to report any symptom of adrenal crisis to a practitioner। पेशेंट और उसकी जो फैमिली होती है, जो अटेंडेंट होती है, उसको आपने आगाह करना है कि आपने ऐसा करना है कि जो भी मसला पेशेंट को आते हैं, क्राइसिस वगैरह एड्रीनल के आते हैं, वो आपने डायरेक्टली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एडिसन डिजीज़ था एंडोक्राइन सिस्टम में, वो हमने पढ़ी। इंशाल्लाह हम कोशिंग जो सिंड्रोम है उससे हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास एडिसन डिजीज़ जो कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर आपके मिनट से लेक्चर हम नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब